हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाइज विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती है। और आज की कहानी है प्रेम कहानी का अंत। डॉक्टर केएन के नर्सिंग होम के आईसीयू में बिस्तर पर अधखुली आंखों में रुकी हुई आंसू की बड़ी सी बूंद। आज बेसुध है हेमलता, गंभीर संकट में है। जिसे भी पता चल रहा है वह भागा चला आ रहा है उसे देखने के लिए। आसपास कितने लोग जुट आए हैं जो एक एक कर उसे देखने आईसीयू के अंदर आ जा रहे हैं, पर वह किसी को नहीं देख रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। कभी किसी की निंदा तो कभी किसी की प्रशंसा में पंचमुख होने वाली, कभी मौन न बैठने वाली, लड़ती झगड़ती वह हंसती खिलखिलाती हेमलता आज बड़े कष्ट से सांस ले पा रही है। बाहर अभिजीत दौड़ रहे हैं, सुंदर सुदर्शन पति, बूढ़े होने पर भी न सजधज में कमी न सौंदर्य में, और आज तो कुछ अधिक ही सुंदर लग रहे हैं। इतनी परेशान स्थिति में भी माँ कहती थी कि ऐसे समय में यदि सुंदरता चढ़ती है तो सुहाग लेकर ही उतरती है, तो क्या हेमलता बचेगी नहीं। ऋचा के मन में धक से हुआ और ठग से वह दिन याद आया जब हेमलता और अभिजीत का विवाह हुआ था। आज से ठीक 12 वर्ष 3 माह पूर्व, पर उनकी प्रेम कहानी तो इससे पहले भी कई वर्ष पुरानी है। पहली बार वे दोनों किसी इंटरव्यू के दौरान मिले थे। संयोग से उसी ऑफिस में दोनों की नियुक्ति हुई, साथ साथ ट्रेनिंग भी हुई और पोस्टिंग भी एक ही विंग में हो गई। फिर क्या, वे एक साथ लंच करते, जहाँ जाते साथ ही जाते। हेमलता तो अभिजीत को देखते ही रिझ गई। उस गौरवर्ण, सुंदर नयन नक्श और गुलाब से खिले व्यक्तित्व के स्वामी को उसी क्षण उसने अपना बनाने की ठान ली। कहाँ वह और कहाँ तू, उस पर से वह दूसरी जाति धर्म का है, उसे कैसे अपने वश में कर लेगी। अपनी सखियों के ऐसे प्रश्नों पर हेमलता कहती, अरे कोशिश करने में क्या जाता है। वे दोनों एक ऐसे बेमेल जोड़े के रूप में जाने जाते जिसमें कहीं कोई समानता नहीं। लड़का अत्यंत सुंदर और आकर्षक, जबकि लड़की समान रंग रूप के लिए भी मोहताज। लड़का सुरुचि संपन्न और शौकीन स्वभाव का, लड़की लटर सटर बनी रहती, मेकअप करती भी तो अभिजीत के मुकाबले में बदसूरत ही दिखती। हेमलता का सांवला रूखा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों के सर्द भाव, खुले अधरों से बाहर झांकते हुए ऊंचे दांत देख लोग उनकी उपमा कौवे और हंस से दिया करते थे। राह चलते उस पर छींटा कसी होती, गीत गाए जाते। हेमलता के ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ जैसा उसका हट देख सब मुंह फेर कर हंसते, सोचते कि इतने अच्छे घर का अभिजीत जो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता, हेमलता को कैसे अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। पर असंभव कुछ नहीं है, कहते ही हैं रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। निरंतर अभिजीत के आगे पीछे घूमती हेमलता ने अभिजीत पर अपना अधिकार जताते हुए उसकी दीवानियों को लड़ लड़ कर पीछे ठेल दिया। वह कभी उसके लिए चिकन तो कभी बिरयानी बना कर लाती, उसे रंग बिरंगे शर्ट्स या बहुमूल्य परफ्यूम इत्यादि गिफ्ट दिया करती, तो कभी उसके अत्यंत समीप आ बैठती। वह उसे वश में करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती। हेमलता का ऊंचा मनोबल, अपने प्यार पर दृढ़ विश्वास और अभिजीत के पीछे सतत पड़े रहना रंग लाया। धीरे धीरे उनमें प्रगाढ़ता बढ़ती गई। जीवन के रंगों व उमंगों से भरे गोपन रहस्य परत दर परत खोलने लगे, तो सादा जीवन उच्च विचार की पृष्ठभूमि वाले अभिजीत की सारी सुप्त कामनाएं जाग उठी। एक दिन लोगों ने घोर आश्चर्य से अभिजीत को अपने सात्विक घर के सारे नियम संयम को धत्ता बताते हुए हेमलता के आगे पीछे घूमते हुए लट्टू सा नाचते हुए देखा। फिर तो लोग उनकी बातें करने लगे, दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे। अभिजीत भरपूर प्यार तो करता हेमलता से,
पर उसे मारता भी खूब अच्छी तरह से। अचरज तो इस बात पर होता है कि विवाह से पहले भी अभिजीत ने उस पर कई बार हाथ उठाया, उस पर चिल्लाया भी, फिर भी हेमलता अपने निश्चय से डिगी नहीं। यह सब देखकर उसकी परम प्रिय सखी ऋचा ने कहा भी था, अपने पापा के बताए लड़के से विवाह कर ले, खुश रहेगी। पर हेमलता को तो या तो अभिजीत की मार भी अच्छी लगती रही होगी, या वह अपने दिल के हाथों इतनी विवश थी कि ऋचा की बात मानने के बजाय वह उससे ही रूठ गई। अभिजीत की माँ ने बड़े बड़े सपने संजोए थे कि वह अपने राजा बेटे के लिए परियों की राजकुमारी लाएगी, अपने गुड्डे के लिए प्यारी सी गुड़िया लाएगी। पिता तो जब तक अपने कुलदीपक के विवाह में होने वाले मान सम्मान की परिकल्पनाएं कर और मिलने वाले साज सामान की गणना कर मन ही मन पुलकित हुआ करते थे, पर उन लोगों के सारे सपने धूल सूरित हो गए। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे अभिजीत के लिए, पर उसे हेमलता इतनी अधिक पसंद आ गई थी कि वह किसी और से विवाह करने हेतु किसी भी दशा में तैयार न था। माँ पिता ने हर तरह से अभिजीत को संभालने की चेष्टा की, पर उसने इतना बवंडर मचाया कि उन्हें कलेजे पर पत्थर रखकर आखिरकार झुकना ही पड़ा। अभिजीत ने माँ पिता, कुल परंपरा, रिश्ते नाते किसी की चिंता परवाह किए बिना आगे बढ़कर हेमलता का हाथ थाम लिया। हेमलता वधू बनकर पिया के घर आ गई। ऐसी बेमेल जोड़ी को जो देखता उसे धक्का लगता। यदि माँ पिता ने ऐसी लड़की ढूंढी होती तो लोग यही कहते कि दहेज के लालच में लड़के को बलि चढ़ा दिया, पर जब लड़का ही इसे स्वयं पसंद करके लाया है तो इस पर क्या कहे कोई। प्रेम अंधा होता है और दिल को जो भाए वही सुंदर। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। रूप गुण से सुन हेमलता की वाणी भी कर्कश थी, फिर भी उसका इतना दबदबा था कि कोई भी व्यक्ति उसका तिरस्कार या अवहेलना नहीं कर सकता था, उससे ऊंचा भी नहीं बोल सकता था। अभिजीत के सामने तो क्या, उसके के पीठ के पीछे भी नहीं। अभिजीत के सीधे सरल माँ पिता अधिक दिन नहीं जिए। इस आघात को मन में छिपाए सिर झुकाए हुए संसार से प्रस्थान कर गए। अपने घर का दुलारा अभिजीत व्यवहार में बड़ा सौम्य, शांत और सज्जन प्रतीत होता था, पर था वह प्रारंभ से ही क्रोधी स्वभाव का। आत्ममुग्ध मनोवृत्ति थी उसकी। घंटों दर्पण के सामने खड़ा रहता हुआ, ड्रेसिंग टेबल पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधनों से लदी रहती। हेमलता का तो दर्पण देखने का भी कभी मन ही नहीं करता। अपने किंचित केस भी यूं ही समेटकर रबर बैंड लगा लिया करती थी। दर्पण में झांककर वह कभी कभार अपनी बिंदी या लिपस्टिक ठीक कर लेती, बस इतना ही। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वक्त के साथ साथ उनकी भी स्थितियां परिस्थितियां बदलती गईं। आपसी अंतर विरोध उभरने लगे। एक दूसरे को पाने हेतु जो भी त्यागा था वह उनके मन की अधूरी अचेतन गुफा से बाहर निकल आया। तूफानी प्रेम विवाह था उनका। जो चाहा था वह पा लिया था, पर इस पाने पर प्रसन्न होने के बजाय अब वे यह दंभ जताते हुए झगड़ने लगे थे। उन्हें किसी अच्छे की कमी थोड़े न थी। प्रेम ओझल हो चुका था, रिश्ते बोझ बन गए थे। हेमलता को पता ही नहीं चला कब अभिजीत को कोई और भा गई। जिस पति को इतनी कठिनता से पाया, इतना सहेज संभाल कर रखा, उसे कोई और आकृष्ट न कर ले, उसके खुशियों में सेध लगा दे, इसका भयानक दुख था उसे। ऊपर से मुस्कान ओढ़े भीतर भीतर वह असहाय पीड़ा से गुजर रही थी। किसी काम में मन नहीं लगता उसका। उसके मन में आंधियां भांति भांति की अनर्गल बातें चलती रहती। पति में आए परिवर्तन को देख देख कर
रोया करती। अब उन्हें सजते देखकर मुग्ध होने के बजाय जल भूनकर राख हो जाती। कभी उसके लिए दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी अभिजीत ने। किसी सपने जैसे लगता वह कालखंड उसे। अब प्रेम सूख गया था, कीचड़ बचा था, जिसमें दोनों मेढक की तरह हरदम टर्राया करते ऊंचे कर्कश स्वर में। अभिजीत, तुम सुनते क्यों नहीं? मेरी बात का कोई असर क्यों नहीं होता? तुम्हारे पास एक ही राख है, जब देखो वही बजाया करती हो। तो सुधर जाओ न, क्यों करते हो ये सब? तुम सुधर जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। अभिजीत तमतमाते जाते, क्रोध से पांव पटकते और फिर जो व्यंग बुझे तीर चलते और भयानक गृह युद्ध आरंभ होता, वह समाप्त होने को न आता। अब थकी हारी टूटी हेमलता ने यही मान लिया कि निश्चय ही उस कलमुही ने अभिजीत पर कोई वशीकरण किया होगा। वे इसे सबको बताती फिरती, सरेआम किसी को कोसा करती। पता नहीं कितनी सच थी उनकी बातें। कुछ कण बोए हुए और पाले पोसे हुए भी थे, जिनसे उबर पाना अब उनके वश में न रहा। संबंधों की चादर में इतने छेद हो चुके थे कि पैबंद लगाने का स्थान भी शेष न था। एक दिन जब ऋचा के पास आई थी, बड़ी परेशान थी। आते ही बिना किसी भूमिका के वह कंपित स्वर में बोली, तू ठीक कहती थी ऋचा, तेरी बात मान लेती तो आज मेरा यह हाल न होता। हाँ यार, पर तब तो तेरे ऊपर प्रेम का भूत सवार था। मती मारी गई थी मेरी, और क्या। अब तो लगता है कि कोई किसी से प्यार न करे, प्यार करे भी तो उससे विवाह न करे। ऋचा अचरज से हेमलता को देखती रह गई थी। अभिजीत से विवाह करने के लिए जब मना किया था, रोका था, तो उससे वह रूठ गई थी। हेमलता इतने वर्षों बाद आज वह अपना हित अनहित जान रही है, पर अब तो बड़ी देर हो गई। जीवन में पीछे नहीं लौटा जा सकता। हेमलता की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रही है। देह पर कीमती परिधान और आभूषण धारण किए, अकूत चल अचल संपत्ति की स्वामिनी होने पर भी हेमलता को आज कुछ भी अपना नहीं लग रहा है। अपनी ही रची विपत्ति के तूफान के भीतर से गुजरती हुई छटपटा रही हेमलता डरी हुई है। बार बार वह एक ही बात दोहरा रही है, मुझे मार डालेंगे वे, तुम देख लेना एक दिन। ऐसा क्यों कह रही हो? अभिजीत तो कितना प्यार करते हैं तुम्हें, सारे बंधन तोड़ दिए तुम्हारे लिए। याद है जब तुम एक दिन ऑफिस नहीं आई थी, तब क्या किया था उन्होंने? बात बीच में रोकते हुए हेमलता ने गहरी सांस लेकर कहा, वह कोई और ही अभिजीत थे ऋचा। अब तो बहुत तकलीफ देते हैं वे, मुझे देखना भी नहीं चाहते वे। उसे दुख हो रहा था कि जीवन जिस रूप में आया उसे सुंदर न बना सकी। हाथ में आए चांद को रोक नहीं पा रही थी। अपनी असमर्थता का बोझ उसने सदा की भांति दूसरों के कंधों पर रख देना चाहा। कहने लगी, ऋचा तुम समझाओ न अभिजीत को, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। ना बाबा ना, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? एक बार तुझे समझाया तो था, उस दिन के बाद आज मिली हो। और वैसे भी पति पत्नी के मध्य तो कभी बोलना भी नहीं चाहिए। कान पकड़ते हुए ऋचा ने कहा, यह भी कहा, तुम स्वयं इन बातों का समाधान तलाशो। बीती कड़वी बातें भुलाकर नवजीवन आरंभ करो। तब ढेर सारी बातें हुई और जाते समय बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हेमलता को विदा करते समय ऋचा ने यह कहा, सोचा था कि हेमलता को इस रूप में देखेगी। वह सांझ अपनी किरणें समेट रही थी। हेमलता भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। लगा जैसे सांसें अभी थम जाएंगी, और एक झटके से हेमलता की सांसों की डोर टूट गई। ऋचा विह्वल होकर रो पड़ी।
पर जैसे ही उसने अश्रुपूरित दृष्टि से अभिजीत की ओर देखा, उसकी रुलाई कंठ में ही अटक गई। इस कठिन घड़ी में अभिजीत के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, दुख की मध्यम सी भी छाया नहीं थी। एक बारगी तो ऐसा लगा जैसे उसने छुटकारा पाकर चैन की सांस ली हो। धिक्कार है, कुत्ता बिल्ली भी पालो तो उसका बिछोह सहन नहीं होता, और यहाँ इतने वर्षों का साथ छूटने का कोई गम नहीं। यदि हेमलता ने न बताया होता तो वह उसकी ऐसी दशा को सामान्य ही समझती, पर अब उसे सब गड़बड़ लग रहा है। डॉक्टर भी यही कह रहे थे, यह सामान्य मृत्यु नहीं थी तो क्या थी? राह से हटाने की कुचक्र। पर ऐसे चालाक लोगों का झूठ तो मशीन भी नहीं पकड़ पाती है, और सच बोलने वाले झूठे सिद्ध हो जाते हैं। शायद ही कभी कोई जान पाए कि हेमलता के साथ क्या घटा था। जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, पर कोई कर भी क्या सकता है। ऋचा का हृदय भर आया। कितना क्षण भंगुर है यह जीवन, कुछ भी अस्थाई नहीं यहाँ। फिर भी न जाने किस बात का मान अभिमान करते हैं हम। आज हेमलता नहीं रही, और उसी अभिजीत की आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं।